पुलिस की पूछगछ के बाद भी सबीहा को काफी देर तक बोर होना पड़ा था। माँ और नानी की डांट फटकार करीब करीब 2 घंटे तक जारी रही। सर शाम ही वो अपने कमरे में बंद हो गई। रात का खाना भी ना खाया और फिर किसी ने परवाह कब की थी, फूटे मुंह पूछा भी नहीं था। वो बिस्तर पर पड़ी और उस पुरअसरार आदमी के मुताल्लिक सोचे जा रही थी। उसके इस तरह जाने से उसे गहरा सदमा पहुंचा था। वो सोच रही थी अब क्या मुलाकात हो सकेगी कभी। अब इस इल्जाम के बिना पर वो खुद ही उधर का रुख नहीं करेगा, लेकिन वो यही क्यों रह पड़ा था? आखिर इसी बंगले के सामने क्यों खड़ा पाया गया था? और फिर कार की डिक्की में छुपकर उसके साथ उस मुकाम तक क्यों गया था जहां सुहेल की पिटाई हुई थी? फिर उस ब्लैकमेलिंग स्टफ का ख्याल आया और वो पहले से भी ज्यादा बोरियत महसूस करने लगी। अख्तर ने तो पता लगाया था कि वो खत उसके फाइल में किसने रखा था, लेकिन अगर अब कुछ हुआ तो क्या होगा? आखिर वो ब्लैकमेलर उससे क्या चाहता है? कुछ देर तक वो ब्लैकमेलर ही के मुतालिक सोचती रही, फिर ख्यालात की रो दोबारा ड्राइवर की तरफ मुड़ गई। उसका सामान कोठरी ही में पड़ा रह गया था। क्या उसके सामान में कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जो उसकी असलियत पर रोशनी डाल सके? ओह, क्यों ना उसका सामान देखा जाए। पता नहीं क्यों पुलिस वालों ने उसका सामान देखने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ पूछगछ करके चले गए थे। मुमकिन हो फिर आए और सामान का भी मुतालबा करें। सामान ही क्या था? एक पुराना सूटकेस और एक मैला सा बिस्तर। पिछली रात उन नकाब पोशों ने भी उसके सामान की तलाशी ली थी। ओ अख्तर, अख्तर, अख्तर। अगर वाकई उसका नाम अख्तर ही था तो इस इत्तेफाक को क्या कहा जाए? मेरे खुदा, क्या होने वाला है? घड़ी ने 11 बजाए और वो बिस्तर से उठ गई। आज तो ना भूख याद रही थी और ना प्यास। उसका ख्याल था कि घर के सब लोग सो गए होंगे। ख्याल गलत भी नहीं था। वो दबे पांव अपने कमरे से निकली और एहतियात से चलती हुई सदर दरवाजे तक आई। बाहर की दरवाजा खोला और बरामदे में रवश में उतर आई। कुछ देर बाद माली की कोठरी का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद करने के बाद टॉर्च रोशन की। फिर बदीक़त तमाम अपने हलक से निकलने वाली आवाज़ को रोक सकी थी, क्योंकि वो तो चारपाई पर पड़ा बेखबर सो रहा था, लेकिन इस वक्त अपनी असली सूरत में था। तरफ़्फ़ुर पैदा करने वाली मोछें चेहरे पर नहीं थी। वो दम बखुद खड़ी उसी को देखती रही। इसका ख्याल रखा था कि टॉर्च की रोशनी बराह रास्त आंखों पर ना पड़ पाए। कितनी मासूमियत थी चेहरे पर, जैसे कोई शरीर बच्चा थक कर सो गया हो। अब अगर ऐसे में कोई आकर गर्दन नाप जाए तो? मगर वाह हरे दलेरी, कितने मज़े में आके सोए हैं हजरत। ऐसा लगता है जैसे उनके बाप की जागीर हो। इसका भी ध्यान ना आया कि किस हाल में फरार हुए थे। अच्छा जी, अभी कदरो आफियत मालूम हो जाएगी। रगे शरारत फड़क उठी थी। टॉर्च बुझाकर बगल में दबाई और घुटनों के बल चारपाई के नीचे घुस गई। फिर उछल उछल कर नीचे से टक्कर मारने ही वाली थी कि ऊपर से आवाज आई, मैं मर चुका हूँ, इसलिए क्या फायदा? मर भी चुको किसी सूरत से, वो झल्ला कर बोली और चारपाई के नीचे से निकल आई। शरारत से कबल वाली लिज्जत अंगेज हैजान पर ओस पड़ चुकी थी। वो वैसे ही चित लेटा रहा। सबीहा ने फिर टॉर्च रोशन कर ली। नहीं, इसे बुझा दो, उसने कहा, वरना अगर कोई रोशनी देखकर इधर आ गया तो? तुमने दोबारा यहाँ आने की जुरात कैसे की? फिर कहाँ जाता? रात बसर करने के लिए छत जरूरी होती है। अगर मैं पुलिस को इत्तला दे दूँ तो? जितनी देर इत्तला देने में लगेगी मैं सैन फ्रांसिस्को जा पहुंचूंगा। मैं पूछती हूँ, तुम इधर आए क्यों? दिन के उजाले में भी तुम मुझे यहाँ ना पाओगी। वो कुछ ना बोली। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, आखिर तुमने कौन सा जुर्म किया है जिसकी बिना पर पुलिस तुम्हें घेरती फिर रही है? इसका ख्याल है कि मेरी शादी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर असरअंदाज होगी, लेकिन मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि खुद मैं अभी तक एक यूज़लेस नॉनसेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ हूँ। बेकार बातें ना करो, ठीक से बताओ। अच्छा, तो संजीदगी से सुना। उठकर बैठता हुआ बोला, मैं अरसे से उस ब्लैकमेलर को तलाश करके कत्ल करने की फ़िक्र में हूँ। उसने बहतेरी ज़िंदगियों को जहन्नुम बना रखा है। वो यानी कि वो। हाँ, वही जिसने तुम्हें लिखा था। लेकिन लेकिन तुम सीधे यहीं क्यों चले आए? क्या तुम्हें मालूम था कि मुस्तकबिल करीब में ब्लैकमेल की जाने वाली हूँ? ये महज इत्तेफाक था। मुझे शुबा था कि सामने वाली इमारत का उस ब्लैकमेलर से ताल्लुक है। उस रात भी उसके ताक में था कि तुम्हारे मुलाजिमों ने बेखबरी में चादर डालकर उठा लिया। ओह, तो तुम उसी इमारत की बात कर रहे हो जिसमें सोहेल रहता था? हाँ, उसी इमारत की। अजीब इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है, वो मुस्तरबाना अंदाज में बड़बड़ाई। और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम इस सिलसिले में मेरी काफ़ी मदद कर सकती हो। मैं क्या मदद कर सकूंगी? चूंकि इस इमारत का एक फ़र्द तुम्हारा ताक़ुब करता रहा था, इसलिए तुमने उस इमारत में ख़ास तौर पर दिलचस्पी ली होगी। मैं नहीं समझी। क्या सुहेल वहाँ तन्हा रहता था? नहीं, अक्सर मैंने दूसरों को भी देखा है, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकती कि वहाँ मुस्तकिल तौर पर रहते थे या महज उनकी आमद और रफ्त थी। कभी कोई दुबला पतला और लंबा सा भी आदमी दिखाई दिया था जिसके चेहरे की बनावट तुम्हें अजीब लगी हो? मैंने करीब से तो किसी को भी नहीं देखा। ग़ालिबन यकीन के साथ ये भी ना बता सकोगी कि सोहेल यहाँ तन्हा रहता था। यही बात है, यकीन के साथ नहीं कह सकती।
ये किसने बताया था कि वो डिविजनल कमिश्नर का साला है? पापा ने बताया था, वो खुद ही हाथ उठाकर उसे सलाम किया करते थे। तुमने अपने पापा को भी बताया होगा कि वो तुम्हारा ताक़ुब किया करता है। बता देती तो फिर कभी गाड़ी ना ले जाने पाती, इसलिए किसी से भी इसका तस्करा नहीं किया था। अच्छी बात है, मेरी सबसे बड़ी मदद यही होगी कि मुझे इस कोठरी में रातें बसर करने दो। मेरा क्या जाता है, रहो, लेकिन अगर पकड़े गए तो मैं इससे अपनी लाइल्मी ही ज़ाहिर करूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पुलिस ने तुम्हें क्यों घेरने की कोशिश की थी? वो ब्लैकमेलर जानता है कि मैं उसकी ताक में हूँ। पिछली रात उसी के आदमियों ने मुझे घेरने की कोशिश की थी, लेकिन बस नहीं चला था, लिहाजा आज उन्होंने पुलिस की आड़ ली। वो खुद ही मुजरिम होते हुए भी पुलिस के पास गए थे। जब तक किसी के जुराइम मंजर आम पर ना आ जाएं, कानून की नज़र में वो मोहतरम ही रहता है। उन्होंने मुझ पर कोई इल्ज़ाम रखकर। हाँ, वो बात काट कर जल्दी से बोली, पुलिस ने तुम पर किसी डकैती में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम आयद किया है। कुछ भी कह सकते हैं, मैं सफाई पेश करने से तो रहा। वो चंद लम्हे खामोश रहकर बोली, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? नहीं, आज बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात बताओ। बताओगे? पूछो। सूरज से तो बिल्कुल अहमक मालूम होते हो, लेकिन ये इतने सारे दाव पेच कहाँ से आ गए तुम्हें? वैसे भी अहमक ही हूँ, अब यह हिमाकत नहीं तो और क्या है कि ख्वामखा इतना बड़ा खतरा मोल ले बैठा हूँ। तुम हकीकतन कौन हो और क्या करते हो? दूसरों के फट्टे में टांग उड़ाना मेरी हॉबी है। महज दिलचस्पी की खातिर कुएं में भी छलांग लगा सकता हूँ। तुम बताना नहीं चाहते अपने मुतालिक? क्या मैं किसी से कहती फिरूंगी? मैं क्या बताऊं अपने बारे में? मैं सिर्फ मैं हूँ, अपने अलावा दुनिया में कोई मेरा नहीं है। माँ बाप जरूर होंगे, वरना फिर कहाँ होता। मैं पूछ रही हूँ, जिंदा है या मर गए? वो झंझला कर बोली, जिंदा है। क्या उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है? परवाह तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शरीफ लोग हैं, मेरी तरह किसी को कत्ल नहीं कर सकते। तुम कातिल भी हो। ज़रूरतन कत्ल भी कर देता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे हाथों कोई बेगुनाह नहीं मरा। तुम्हारी सूरत देखकर कोई तुम्हें कातिल नहीं कह सकता, और यही चीज़ मेरे लिए आसानियाँ पैदा करती है। तुम पढ़े लिखे भी हो। कह तो दिया कि ऑक्सफोर्ड से साइंस में डिग्री ली, डॉक्टरेट ली थी। वैसे फ़लसफ़ा भी बहुत पढ़ा है। आजकल तुम किसे पढ़ रही हो? हेगल को। मुझे नट्शे पसंद है। क्यों ना पसंद हो, सबिहा ने कहा और सोचने लगी कि अब उसे क्या पूछना चाहिए। आखिर उसने कहा, अगर पुलिस ने तुम्हारे सामान का मुतालबा किया तो शौक से हवाले कर देना। कोई कीमती चीज़ हो तो निकाल ले जाओ। जिंदगी से ज़्यादा कीमती चीज़ और क्या होगी? क्या मैं टॉर्च रोशन कर लूँ? क्यों? तब तुम्हें देखना चाहती हूँ, उसने कहा और फिर झेपे हुए अंदाज में हंस पड़ी। वो कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद सबिया ने पूछा, तो तुम जाग रहे थे? हरगिज नहीं, बेखबर सो रहा था। मैं नहीं मान सकती, क्योंकि मेरी दांस में चारपाई में हल्का सा भी धक्का नहीं लगा था। लेकिन मेरी आंख खुल गई थी और फौरी तौर पर ख्याल आया था कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्यों, क्या उन लोगों में से कोई नहीं हो सकता जो पिछली रात आए थे? हरगिज नहीं। वो सोच भी नहीं सकेंगे कि मैं फिर इधर का रुख करूंगा। सामान लेने आ सकते हैं। ले जाना होता तो कल ही ले जाते। तो तुम्हारी इस मंतिक ने तुम्हें मुतमईन कर दिया और तुम सीधे यहीं चले आए। मेरे अंदाजे अमूमन गलत नहीं हुआ करते। अब क्या करोगे? फिर सो जाऊंगा, लिहाजा आप सो ही जाने दो। भगा रहे हो? अभी शराफत से कह रहा हूँ, फिर काटने दौड़ूंगा। अच्छी बात है, मैं जा रही हूँ, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। शुक्रिया। सफदर 09 के ट्रांसमीटर पर कोड वर्ड्स में कह रहा था। पब्लिक गार्डन से एक आदमी उसे ले गया था और वो उसी इमारत में पहुंचा दी गई जहां सोहेल रहता था। मकान मुखफिल था, पहुंचाने वाला भी कुछ देर बाद वहां से चला गया था। अब वो वहां तन्हा है, निगरानी हो रही है, ओवर एंड ऑल। स्विच ऑफ करके वो जोसेफ की तरफ मुड़ा, जो करीब ही दांत निकाले खड़ा था। क्या बात है? वो कुतिया की बच्ची मुझे अपने साथ कहीं ले जाना चाहती है, जोसेफ ने खुश्क लहजे में कहा। सफदर ने घड़ी पर नजर डालते हुआ कहा, 12:30 रात को। हाँ। कहाँ ले जाएगी? खुदा जाने, कहती है सफेद सूट पहनकर चलना, मुझे तमाशा बनाना चाहती। अंधेरे में भी चमकोगे सफेद सूट में। मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बॉस का हुक्म है, मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो मिस्टर, मैं अभी तक महज तुम्हारे कहने से उसे मुंह लगाता रहा हूँ। अब वो इस कदर आगे बढ़ गई है कि मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। क्या अच्छी बात है? मैं अपनी मर्जी से तुम्हें इस पर आमादा नहीं किया था, तुम्हारे बॉस का हुक्म था। ओ मेरे बाप! जोसेफ ने दांत पीसकर अपनी पेशानी पर मुक्का मारा। तुम डरते हो क्या उससे? सफदर ने छेड़ने के से अंदाज में पूछा। मैं डरता हूँ जोसेफ, वो छाती ठोंक कर दहाड़ा। यकीनन यही बात है। हाँ, मैं डरता हूँ। जोसेफ न जाने क्यों मुज़महिल हो गया। डरते हो ना? ये बात नहीं है। वो चीखने लगा। मुझे औरतों की मुस्कुराहट से खौफ महसूस होता है, जब वो खास अंदाज में मुस्कुराती है और आंखें उस बिल्ली की आंखों से मुशब्बह होती हैं जिसे बेदारी में छीछड़ों के ख्वाब आ रहे हैं। तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम जाओगे सफ़ेद सूट में, तुम्हारे बॉस का हुक्म है। नमक हरामी ना करो। यकबैग
जोसेफ के चेहरे पर गहरी संजीदगी नजर आने लगी, फिर होंठ कांपे और सिर्फ इतना निकला, नमक हरामी। और वो अपना सर पीट पीट कर कहने लगा, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, और यही रटता हुआ कमरे से निकल भी गया। आवाज बेबसी और झल्लाहट में डूबी हुई थी। सफदर ने ट्रांसमीटर का स्विच ऑन करके फ्रीक्वेंसी तब्दील की और कोडवर्ड्स में बोला, हेलो हेटो, हेलो हेटो। निगरानी करने वालों को हिदायत दी जाए कि जोसेफ का ताक़ुब हरगिज न किया जाए। ओवर एंड ऑल। सफ़ेद सूट में वो इतना नुमाया हुआ कि तमाशा बनकर रह गया। रेटा उसके साथ थी और वो होटल से निकलकर फुटपाथ पर रुक गए थे। मैं नहीं समझ सकता कि इस वक्त मुझे कहाँ ले जाना चाहती हूँ, जोसेफ ने कंखियों से इधर उधर देखते हुए पूछा। बहुत लंबा बिजनेस है, तुम फायदे में रहोगे। कैसा बिजनेस? अभी मालूम हो जाएगा। तुम मरे क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें इतना डरपोक नहीं समझती थी। मुझे गुस्सा न दिलाओ। जोसेफ हर्राया। अब कुछ ना पूछूंगा। शाबाश, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि औरतों के साथ कैसे रहा जाता है। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते हो? चमड़े का चाबुक भी साथ होता है। जंगली जंगली होना हमारा तरह इम्तियाज है। जोसेफ हर्राया। अब आओ, रेटा एक तरफ बढ़ती हुई बोली। मैं समझा था तुम शायद टैक्सी का इंतजार कर रही हो। रेटा कुछ ना बोली। जोसेफ उसके साथ चलता रहा। एक मोड़ पर वो फिर रुक गई और दूसरे ही लम्हे में एक लंबी सी कार सामने आकर फुटपाथ से आ लगी। चलो बैठो, रेटा ने पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलते हुए कहा। जोसेफ ने चुपचाप तामील की। रेटा ने उसके बराबर बैठते हुए दरवाजा बंद कर दिया और कार चल पड़ी। ये लो, रेटा ने चमड़े का एक पर्स जोसेफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, उसे अपने पास रख लो। इसमें क्या है? जोसेफ ने पूछा। जवाहरात, रेटा आहिस्ता से बोली। तो फिर मैं क्यों रख लूं? मैं दरअसल जवाहरात की दलाली करती हूँ। जरूर करो, लेकिन मैं, तुम नहीं समझे। मैं तुम्हें इन जवाहरात का मालिक जाहिर करूंगी। तुम नाइजीरिया के एक ताजिर का रोल अदा करोगे। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये जवाहरात मेरी मलकियत है। जिस आदमी के पास तुम्हें ले जा रही हूँ मेरा पुराना ग्राहक है, लेकिन अगर उसे शुबा भी हो गया कि मैं इन जवाहरात की मालिक हूँ तो वो उन्हें कम से कम कीमत पर खरीदने की कोशिश करेगा। अच्छा तो फिर? मैं उसकी एहसानमंद भी हूँ, इसलिए अपनी बात पर अड़ी ना रह सकूंगी। अच्छा तो फिर? तुम्हारी खोपड़ी में अकल भी है या नहीं? है, क्यों नहीं? लेकिन उस साख्त की नहीं जिसमें कोई औरत फितूर का बीज बो सके। तो इसमें मुसीबत क्या है कि मैं तुम्हें जवाहरात का मालिक जाहिर करूं, तुम अपना कमीशन ले लेना। उसकी शरह क्या होगी? चलो अच्छा है तुमने पूछ लिया, वरना बाद में झगड़ा करते हैं। मैं 3% से ज़्यादा ना दे सकूंगी। क्या हज़ारों में सौदा होने के इम्कानात हैं? तकरीबन 1.5 लाख का चक्कर है। इसका मतलब हुआ 4,500 रुपये। बिल्कुल, मुझे मंजूर है, लाओ। उसने पर्स रेटा से लेकर अपने हाथ पर तौला और लापरवाही से जेब में डाल लिया। फिर कुछ देर खामोशी रही। फिर रेटा ने कहा, कुछ बोलते भी रहो, सांप क्यों सूंघ गया? मुझे सोचने दो। 4,500 का मसरफ। ओह, बस इतने ही में मगन हो गए। एक बात है मिस्सी। क्या बताओगी मुझे? पूछो। जब तुम लाखों का बिजनेस कर सकती हो तो नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? महज इसलिए कि इनकम टैक्स नहीं अदा करना चाहती। तुम तनहा हो इस बिजनेस में या और कोई भी है? सिर्फ मेरी बहन जो कोलंबो में रहती है। तो वही तुम्हें जवाहरात भेजती है? हाँ। स्मगलिंग? जो चाहे समझ लो। तुम इनके यूज कोलंबो क्या भेजती हो? चर्च? ओहो, वहाँ क्या रेट चल रहा है? 4,500 रुपये शेयर। माई गुडनेस। क्या तुम कभी रह चुके हो इस बिजनेस में? काफी अरसे तक रहा हूँ। कब से खाली हो? 5 साल हुए। हीरो की आखिरी खेप हांगकांग से लाया था। अपने राणा साहब के लिए काम करते थे। अरे नहीं, वो बहुत शरीफ आदमी है। लाखों एकड़ में खेती बाड़ी करता है। फिर कब से शुरू कर रहे हो? हांगकांग में 6,000 का रेट चल रहा है। चर्च का? हाँ। चीन के सारे चरसी शायद हांगकांग ही में इकट्ठा हो गए हैं। खैर, मैं सोचूंगा। पहरेदारी मुझे भी पसंद नहीं है। बाएं मोड़ो, रेटा ने ड्राइवर को हिदायत दी। लेकिन मैं वहां बात क्या करूंगा? कुछ भी नहीं, बात तो मैं करूंगी। मेरी बताई हुई कीमतों में अगर गाहक तखफीफ कराने की कोशिश करे तो इनकार कर देना। मैं जब तुमसे कहूँ कि क्यों शेख, क्या ख्याल है, तब तुम कहना खैर दे दो। बस लफ्ज़ शेख का ख्याल रखना। अगर मैं लफ्ज़ शेख ना इस्तेमाल करूँ तो इनकार इनकार ही करते रहना। चलो ठीक है, मुझे ज़्यादा ना बोलना पड़ेगा। कुछ देर बाद गाड़ी एक इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुई। चलो उतरो, रेटा ने कहा। वो गाड़ी से उतरकर बरामदे में आए। रेटा ने दरवाजे पर खड़े हुए बावर्दी मुलाजिम को अपना कार्ड दिया। कुछ देर बाद अंदर तलबी हुई। ड्राइविंग रूम शानदार था। फर्श पर कीमती ईरानी कालीन में जोसेफ के पैर धंस रहे थे। उन्हें ज़्यादा देर इंतजार ना करना पड़ा, लेकिन ड्राइंग रूम में दाखिल होने वाले पर नज़र पड़ते ही जोसेफ का दिल हमदर्दी के जज्बे से लबरेज हो गया। कैसा हसीन और सेहतमंद नौजवान था, लेकिन पैरों से माजूर। बैसाखियों की खटखट उसकी जिंदगी पर नौहा करती हुई मालूम होती थी। शेख हमजा कोवाइंट। जोसेफ ने रेटा ने जोसेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, और आप आदिलाबाद के सबसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी कर्नल हैदर सिद्दीकी। जोसेफ ने होंठ भेजकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। उसने महसूस किया था कि आदमी जानदार है।
बड़ी खुशी हुई शेख साहब। कर्नल हैदर ने कहा, तशरीफ़ रखिए। मेरा ख्याल है कि तकल्लुफ़ात में वक्त न ज़ाया करना चाहिए। रेटा बोली, मिस्टर कोवांडा, अपनी चीज़ें निकालिए। जोसेफ ने जेब से पर्स निकालकर रेटा की तरफ बढ़ा दिया। रेटा ने छोटी मेज़ कर्नल के सोफे की तरफ खिसकाकर पर्स उस पर खाली कर दिया। जवाहरात मेज़ की सतह पर बिखर गए। कर्नल हैदर उन्हें तवज्जो और दिलचस्पी से देखता रहा, फिर बैसाखी सीधी करता हुआ बोला, ठहरिए, मैं ज़रा मैग्नीफाइंग ग्लास ले आऊं। मैं मुलाजिम को बुलाऊं? रेटा जल्दी से बोली। नहीं, मेरा रखा हुआ है, किसी मुलाजिम को नहीं मिलेगा। जोसेफ ने महसूस किया कि रेटा उसके इस रवैये पर कुछ बेचैन सी नजर आने लगी है। उसने मानी खेज अंदाज में जोसेफ की तरफ भी देखा था। कर्नल के चले जाने के बाद उसने आहिस्ता से जोसेफ से कहा, मैं खतरा महसूस कर रही हूँ। क्यों? पहले कभी वो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास साथ लाना नहीं भूला करता था। फिर क्या ख्याल है? पता नहीं, मैं इसकी इस हरकत का मतलब नहीं समझी। क्या ख्याल है, वो पुलिस को मुत्तला करने गया होगा? सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं पहले भी कई बार उससे बिजनेस कर चुकी हूँ। तो फिर खामोश बैठो, मुझे उलझन हो रही है, चुप रहो। रेटा खामोश हो गई, लेकिन वो बार बार बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखने लगती थी। कुछ देर बाद फिर बैसाखियों की खटखट सुनाई दी। एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग गिलास उसके हाथ में था। वो मेज के करीब बैठकर खामोशी से जवाहरात का जायजा लेने लगा। इनमें छोटे बड़े हर किस्म के नगीने थे। वो उन दोनों की तरफ देखे बगैर नगीनों के मुतालिक इजहार ख्याल भी करता जा रहा था। जोसेफ ने कई बार कनखियों से रेटा की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर बेइत्मीनानी ही के आसार पाए। कर्नल हैदर करीब करीब 20 मिनट तक नगीनों का जायजा लेता रहा, फिर एक बैग सर उठाकर ऊंची आवाज में बोला, आप लोग अंदर आ सकते हैं, मैं अपना इत्मीनान कर चुका हूँ। दफातन 4 बावर्दी पुलिस वाले कमरे में घुस आए। उनमें से एक इंस्पेक्टर भी था। यही है? कर्नल हैदर उन दोनों की तरफ हाथ उठाकर बोला। क्या मतलब? रेटा की आवाज कांप रही थी। मेरी आंखों में धूल झोंकने आए थे तुम लोग। ये सारे नगीने नकली हैं। कर्नल हैदर दहाड़ा। जोसेफ का मुंह हैरत से खुल गया था। मेरा ख्याल है कि ये वही स्मगलर हैं, सब इंस्पेक्टर ने उन दोनों को घूरते हुए कहा। लेकिन ये नगीने नकली हैं, कर्नल हैडर दहाड़ा। तुम किस बात की फिक्र है? जोसेफ ने गर्रा कर कहा, मैंने कब कहा था कि असली हैं? क्या तुम उनमें से कुछ असली के धोखे में खरीद चुके हो? नहीं, तो फिर इस हंगामे की क्या जरूरत थी? तुम लोग फ्रॉड हो। हम लोग कुछ भी हों, तुम्हें उसकी परवाह ना होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें इनके दाम भी नहीं बताए। कुछ भी हो, सब इंस्पेक्टर ने कहा, तुम दोनों हिरासत में लिए जाते हो। दोनों क्यों? जोसेफ ने आंखें निकाली। इन नगीनों का मालिक मैं हूँ, ये नहीं। इस बेचारी ने तो सिर्फ फरोख्त करा देने का वादा किया था, और उसे भी इसका इल्म नहीं कि नगीने नकली हैं। क्यों? सब इंस्पेक्टर ने रेटा की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, लेकिन रेटा उसे जवाब देने के बजाय जोसेफ की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में हैरत थी। तुम सिर्फ मुझसे बात करो, जोसेफ ने सब इंस्पेक्टर से कहा। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मैं शेख कुआंडा हूँ, नाइजीरिया का बाशिंदा। पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट साथ लिए नहीं फिरता, वो मेरे होटल में है। तुम खामोश रहो शेख, रेटा बोल पड़ी। जब तक मेरा वकील यहाँ नहीं पहुँच जाए, तुम इन लोगों से किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करोगे। जब आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, तो आप क्यों टांग उड़ा रही हैं? सब इंस्पेक्टर उसीले लहजे में बोला। मैंने तो नहीं कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, रेटा कांपती हुई आवाज़ में बोली। नहीं मिस्सी, तुम खामोशी रहो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा था। तुम खामखा बीच में ना आओ। जोसेफ ने कहा, और रेटा के चेहरे पर अजीब से आसार देखे, जैसे वो किसी अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला हो। कुछ देर के लिए कमरे की फजा पर बुझल सा सुकूत तारी हो गया। हथकड़ियाँ लगा दो, आखिर सब इंस्पेक्टर ने जोसेफ की तरफ इशारा करके कहा, और एक कांस्टेबल ने हथकड़ियों का जोड़ा निकालकर जोसेफ के हाथों में डाल दिया। आप मेरे वकील के आने से पहले इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकेंगे, रेटा ने किसी कदर गुस्सीली आवाज में कहा। थाने ही में ले आइएगा वकील को, सब इंस्पेक्टर खुश्क लहजे में बोला। बहुत बेहतर। रेटा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। सब इंस्पेक्टर ने कर्नल हैदर से कहा, कर्नल साहब, मुहर्रर को बयान लिखवा कर अपने दस्तखत कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। फिर रेटा की तरफ हाथ उठाकर बोला, इनका भी तहरीरी बयान। वो कर्नल से मुसाफा करके दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोसेफ उसके पीछे चल रहा था, और 2 कांस्टेबल उसके पीछे थे।